नमस्कार मित्रों, मैं आर.के. तिवारी अपने दिव्यांश एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संविधान जीएस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपने टॉपिक नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से देखें, बहुत ही अच्छे से समझें। यह टॉपिक हर बिंदुओं पर प्रश्न ही प्रश्न बनाता है। हमने बोर्ड पे ये संक्षिप्त तरीके से आपकी सरलता और सुगमता के लिए इसको पहले से ही लिख रखा है, जिससे सिर्फ आपको समझने की ही आवश्यकता पड़े। तो चलिए मित्रों, अपने हम टॉपिक नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लेकर के रखे गए हैं। इसके लिए सबसे पहला बिंदु बनता है कि नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लेकर भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में रखा गया है। यह जो आयरलैंड है, इसका प्राचीन नाम आयरिश था। इसलिए आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी कुछ एग्जामों में ऐसे इस प्रश्न को बना दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, वहां पर आयरलैंड नहीं दिया गया, तब क्या दिया गया, आयरिश शब्द दिया गया। तो आप जान जाइएगा कि यही आयरिश आयरलैंड है। अब हम इसे आयरलैंड के नाम से जान रहे हैं। तो अब एक लाइन हमारी क्लियर हो गई कि नीति निर्देशक तत्व पर आयरलैंड का प्रभाव पड़ता है। यह नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में वर्णित किया गया है। अब दूसरा प्रश्न बनता है, विषय वस्तु बनता है कि नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जो राज्य के द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। अर्थात राज्य अपने नागरिकों के लिए कौन सी ऐसी नीतियां, कौन सी ऐसी योजनाएं बनाएगा जिसमें रहकर राज्य का नागरिक अधिक से अधिक कल्याण कर सके, नीति निर्देशक तत्व कहलाता है। इसी नीति निर्देशक तत्वों का तत्काल उदाहरण अगर हम समझें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से आए हुए कर्मकारों के लिए, जो यूपी में रह करके कर्मकार कार्य करें, उनके लिए जो सरकार ने योजनाएं बनाई, उनके जीवन हित को ध्यान में रख करके बनाई, उनके कल्याण को करने के लिए बनाई, यह कार्य संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया जाता है। तो आपने दूसरी भाषा समझ गया होगा कि नीति निर्देशक तत्व है क्या। आपको एक लाइन में बोल देना है, नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जो राज्य के द्वारा राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्व राज्य के कल्याण का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट भाषा बनती है कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मित्रों, नीति निर्देशक तत्व का जो मुख्य उद्देश्य बनाया गया है वह सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। व्यक्ति नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अपनी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह इसका अपना मुख्य उद्देश्य होता है। इस तरीके से भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अपने अनुच्छेद
35 से अनुच्छेद 51 तक में एक शब्द गलत हो गया, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 व अनुच्छेद 37 के द्वारा राज्य अपने इन दो अनुच्छेदों के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति व परिभाषा बताता है। राज्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे जानने के लिए किस अनुच्छेद पर हमारा ध्यान जाता है? अनुच्छेद 36 व अनुच्छेद 37 पर। अनुच्छेद 36, 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति व परिभाषा बताते हैं। अब इसके बाद अनुच्छेद 38 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक कुल कितने अनुच्छेद हो सकते हैं? कुल 14 अनुच्छेद हैं। इन्हीं 14 अनुच्छेदों पर राज्य अपनी नीतियां बनाता रहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। कई बार उच्च एग्जाम की श्रृंखला में यह प्रश्न देखने में आया है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेदों पर अपनी नीतियां बनाता है। ये 14 अनुच्छेद हैं जिन पर अपनी नीतियां बनाने का कार्य करता है। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में इसने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया, जिसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का व अनुच्छेद 48 का को जोड़ा गया है। बहुत अच्छे से इसे ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं इसे दोहरा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे प्रश्न बनेगा कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया। अब उसमें आपको रहेगा अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 45 का, अनुच्छेद 48 का। तो आपको याद हो गया होगा, यहाँ पर हमने अनुच्छेद 45 का नहीं लिखा है, अर्थात यही सब इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो ये तीन चीजें कौन कौन सी जोड़ दी गई हैं, याद कर लीजिए एक बार फिर से। अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का व अनुच्छेद 48 का को जोड़ा गया है। जब ये चीजें जोड़ दी गई हैं तो अगले स्टेप पर हम बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 का को जोड़ता है। तो याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 45 का नीति निर्देशक तत्व में किस संविधान संशोधन तहत जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इस तरीके से अब भारतीय संविधान अपने 14 अनुच्छेदों की बात करता है और इन 14 अनुच्छेदों के अंतर्गत अपनी नीतियां बनाने का कार्य करता है। तो आइए देखा जाए 14 अनुच्छेदों की जो शुरुआत होगी। चूंकि यहाँ पर हमने 36, 37 का काम पहले बता दिया, प्रकृति परिभाषा बताएंगे। अब इसके नीचे इनके कामों की गणना की जाएगी। तो सबसे पहले अनुच्छेद 38 आता है और अनुच्छेद 38 के द्वारा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। यह सामाजिक लोकतंत्र जिस पर जयप्रकाश नारायण का प्रभाव पड़ता है, इसी सामाजिक लोकतंत्र के अंतर्गत राज्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करता है। इसी अनुच्छेद 38 के द्वारा राज्य कल्याणकारी विचारधारा की बात करता है, जहां पर व्यक्ति की कल्याणकारी विचारधाराओं के साथ सार्वजनिक कल्याण की बात रखी जाए। तो एक लाइन में हमारे बात क्लियर होनी चाहिए।
सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। और अच्छे से अगर प्रश्न बनाना चाहे तो कहा जाए जयप्रकाश नारायणन का प्रभाव किस अनुच्छेद पर पड़ता है? अनुच्छेद 38 पर पड़ता है। इसी के सिलसिले में हम अनुच्छेद 39 की बात करते हैं, 39 की बात करते हैं, जिसमें आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात कही गई है। अर्थात राज्य अपनी आर्थिक नीतियां बनाएगा, अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें बनाएगा। इसी अनुच्छेद 39 की आर्थिक नीतियों को राज्य ने अनुच्छेद 39 का के रूप में बनाया है, जिसे हम समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक व्यवस्था की बात करते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक व्यवस्था का जो अर्थ होता है वह यह अर्थ होता है कि सभी कर्मकार में पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं, सभी कर्मकारों को समान तरीके से कार्य करने पर समान वेतन का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन अगर कार्य की प्रवृत्ति भिन्न होती है तो वेतन का मानक भी भिन्न कर दिया जाएगा। तो अर्थात समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक व्यवस्था के प्रावधान में भारतीय संविधान ने समान कर्मकारों की बात कही है, स्त्री पुरुषों की बात कही है। इसी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में अनुच्छेद 39 ख की बात होती है, अनुच्छेद 39 ग की बात होती है, अनुच्छेद 39 घ की बात होती है। इसी में सार्वजनिक धन का वितरण होता है, धन का समान वितरण होता है, समान तरीके के कार्यों के समान हिसाब की बात होती है। अर्थात सब कुछ मिलाकर के किस पर हमारा पूरा ध्यान जाता है? अर्थ के बात पे ध्यान जाता है, अर्थात आर्थिक लोकतंत्र की बात होती है। तो एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें मिल रही है, बात ये बन रही है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक व्यवस्था का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में कर रहा है? अनुच्छेद 39 में कर रहा है। यहीं पर अपनी बात को हम आगे की तरफ बढ़ें। मेन मोटो एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना, विषय वस्तु को अच्छे से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर करना, यह सारी बातें जब हम ऑनलाइन करते हैं, जब हम आपको इस मीडिया के माध्यम से देते हैं जो कोरोना काल की एक नई मीडिया के रूप में बनकर के आई है, तब हम विषय वस्तु को उलझाने से बचाने की कोशिश करते हैं और टू द पॉइंट आप तक पहुंचाने का सतत प्रयास करते हैं। इसी प्रयास की श्रृंखला में, इसी प्रयास की कड़ी में हमारा ये मानक आपको अनुच्छेद 40 की बात करता है, अर्थात अनुच्छेद 39 का क्लियर होता है और अनुच्छेद 40 की बात शुरू होती है। आइए मित्रों, अनुच्छेद 40 पर ध्यान दिया जाए। क्या है अनुच्छेद 40? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात पर अगर आपका ध्यान जा रहा हो तो यहीं पर हम आपको भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन और भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन पर फोकस देते हैं। क्या है 73वां संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची को जोड़ने का कार्य करता है। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची को जोड़ने का कार्य करता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है, जो प्रशासन की ग्रामीण इकाई के रूप में जानी जाती है, जबकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिका को रखा गया है। यह नगर पालिका प्रशासन की एक शहरी इकाई होती है,
जो कि ग्राम पंचायतों के गठन के अंतर्गत कार्य करती रहती हैं। तो बहुत अच्छा यहां से प्रश्न बना हुआ है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुसूची के अंतर्गत? अनुसूची नंबर 40। ग्राम पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची के अंतर्गत? तो अनुसूची नंबर 11। फिर से थोड़ी बातों को एक बार क्लियर कर लें, शायद जल्दी में हमने कुछ ऐसा कर दिया। अनुच्छेद नंबर 40 ये अनुच्छेद है मित्रों, और ये अनुसूची है। ये अनुच्छेद है, ये अनुसूची है। अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है। अनुसूची नंबर 12 में आपको यहाँ पर शहरी क्षेत्र की इकाई नगर पालिका की बात कही गई है। इस तरीके से ग्राम पंचायतों के गठन पर सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वह महात्मा गांधी का पड़ता है। गांधी जैसे महापुरुष ने प्रशासन को प्रारंभिक स्तर से लाकर के प्रशासन को उच्च स्तर पर ले जाने का एक सपना बनाया था। यही सपना अनुच्छेद 40 के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 40 पर किस महापुरुष की देन मिल गई? महात्मा गांधी की मिल गई। तो ये बातें हम लोगों की क्लियर हो गई। अब बातें आएंगी अनुच्छेद 41 क्या है, 41 क्या है मित्रों? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में राज्य, काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्रभावी करने का अधिकार प्रदान करेगा। व्यक्ति की कुछ ऐसी टर्म कंडीशन बनेगी जिसमें राज्य व्यक्ति को काम देगा, शिक्षा मुहैया कराएगा, आर्थिक धन मुहैया कराएगा और अच्छा जीवन जीने के लिए, शिष्ट जीवन जीने के लिए उनको सतत अग्रसित करने का कार्य करेगा। चलिए कुछ उदाहरण देखा जाए, क्या है इसके अंतर्गत, कौन सा उदाहरण इसके अंतर्गत सही माना जाएगा। तो कुछ दशाओं में जब काम की बात आती है तो देखिए सामान्य इंसान को तो ऐसे ही काम मिल जा रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विकलांग है उसको काम दिया जाए तो उसकी एक विशेष दशा देखी जाती है। अर्थात यहाँ पर विकलांगता की स्थिति आती है, बुढ़ापे की स्थिति आती है, यहाँ पर अंगहानि की स्थिति आती है। ऐसी कुछ दशाएं आती हैं जिसमें राज्य वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि जैसी योजनाएं चला करके व्यक्ति को शिष्ट जीवन जीने की दशा की तरफ आगे बढ़ाता है। अनुच्छेद 41 को बलवान करने का कार्य करता है। इसी के लिए राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान की बात करता है, पल्स पोलियो अभियान की बात करता है। इसी के अंतर्गत जो आपको शिक्षा को देने के लिए छात्रवृत्ति की भी बात करता है, वो भी आपको इसी के अंतर्गत ये शिष्ट जीवन जीने की बात करता है। विकलांगों के लिए देखते होंगे अभी रिक्शे की बात की जाती है, विकलांगों के लिए उनकी एक साइकिल, ट्री साइकिल की बात की जाती है। ये अनुच्छेद 41 की देन है। तो चलिए यहाँ तक हमारा अनुच्छेद 41 क्लियर होता है। एक बार मैं फिर संक्षिप्त कर दूं। अनुच्छेद 38 क्या है? सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, जयप्रकाश नारायण का सपना पूरा होता है। अनुच्छेद 39 क्या है? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, राज्य अपनी आर्थिक नीतियां तय करता है। अनुच्छेद 39 का क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक व्यवस्था का प्रावधान होता है। इसमें सभी कर्मकारों की यह बातें तय की जाती हैं। इसी के क्रम में अनुच्छेद 40 होता है, ग्राम पंचायतों का गठन होता है।
इसी ग्राम पंचायतों के गठन पर अनुसूची 11 और अनुसूची 12 का प्रभाव देखा जाता है। अनुसूची 11 को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में जानते हैं, अनुसूची 12 को शहरी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। बात बनती है अनुच्छेद 41 क्या है, तो अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में राज्य काम शिक्षा व लोक सहायता प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। पल्स पोलियो अभियान, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना यहाँ पर आपके एक सबसे जबरदस्त उदाहरण के रूप में माने जाते हैं। इसी सिलसिले में अब हम बात अनुच्छेद 42 की करते हैं। अनुच्छेद 42 कहता है कि इसके अंतर्गत राज्य काम के न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं को सुधारने का प्रयास करता है। काम ऐसा होना चाहिए जो मन को उचित लगता हो, मनोचित होना चाहिए और उसके न्याय संगत होना चाहिए। इस पर राज्य विशेष बल प्रदान करता है। तो एक लाइन में आप जानिए, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत राज्य काम के न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं को सुधारने का कार्य करता है। इसी के अंतर्गत प्रसूति सहायता सुविधा मुहैया कराता है। प्रसूति सहायता सुविधा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में वर्णित की गई हुई एक शब्दावली है, जिस पर राज्य सतत कार्य करने का प्रयास करता रहता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 42। अब बात करें अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 कहता है कि इसके द्वारा कर्मकारों के लिए मजदूरी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य करेगा। जो कर्मकार हैं इनके लिए राज्य एक निश्चित घंटे की बात करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इस समय इसके उदाहरण में नरेगा मनरेगा की बात अगर आप करें, सबसे सुटेबल समझ में आता है। अगर नरेगा में रहने वाले व्यक्ति को, मनरेगा में रहने वाले व्यक्ति को 8 घंटे के लिए 200 रुपए दिए जाते हैं, अगर उसी व्यक्ति से हम 10 घंटे काम कराएं तो क्या 200 रुपए दिया जाएगा? नहीं। 200 घंटे यानी 8 घंटे के बाद जो अतिरिक्त समय पर कार्य किया जाता है उसका अतिरिक्त वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। यह काम अनुच्छेद 43 के रूप में देखा जाता है। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए मजदूरी, कुटीर उद्योगों को राज्य प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य करेगा। इसी सिलसिले में अनुच्छेद 43 का मैंने पहले ही बता चुका हूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यही 43 का को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में लगे कर्मकारों के भाग लेने की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। जो भी प्रबंध कार्यकारिणियां हैं उसमें कितने मजदूरों की आवश्यकता होती है, कितने मजदूरों से कार्य को अच्छे से किया जाएगा, इन सब का निर्धारण करना अनुच्छेद 43 की देन मानी जाती है। यहां तक हमारा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसी भाषा अब अनुच्छेद 44 को देखें कि 43 के बाद 44 में क्या कहा गया है। बहुत ही अच्छी बात कही गई है, बहुत ही बार इस पर प्रश्न बनाए गए हैं। प्रश्न को सरलता से सॉल्व करने के टेक भी बता देते हैं। इसमें एक समान सिविल संहिता के प्रावधान की बात कही गई है। क्या होता है एक समान सिविल संहिता? एक समान सिविल संहिता पंथ निरपेक्ष राज्य, भारत कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसी को हम लोग धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य तो आप समझते ही होंगे, मैंने कई बार जिक्र किया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य में रहने वाला नागरिक
अपने अपने धर्मों का पालन करेगा और दूसरे के धर्मों को सम्मान प्रदान करेगा, यह पंथ निरपेक्षता है। जैसे आज देखिए मुस्लिम बंधुओं का त्योहार है, हम सभी हिंदू भाई उनके त्योहार का समर्थन करते हैं। हमारे यहाँ भी दशहरा हिंदुओं का, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन ये त्योहार होते हैं। मुस्लिम बंधु भी उनका सही तरीके से सम्मान करें, यह पाठ पंथ निरपेक्षता है। तो बातें बहुत ज्यादा इसकी बढ़ती जा रही हैं। मेन थीम पर आना है। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है, लेकिन यह प्रावधान आज तक भारत के राज्यों पर लागू नहीं हो सका। इसके बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण का मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक पार्टियां अपने पद मान सम्मान को अपने तरीके से सृजित करने के लिए इस पर लागू होने का विचार अभी तक प्रदान नहीं कर पाई। एकमात्र राज्य उदाहरण स्वरूप बन चुका हुआ है गोवा। गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर एक आचार संहिता को लागू किया गया है, जबकि भारत के अन्य किसी भी राज्यों में इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। तो बातें हमारी अनुच्छेद 44 की हो गई। आइए हम आपको अनुच्छेद 45 पर फोकस करते हैं। अनुच्छेद 45 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निकाल दिया गया और निकाल करके अनुच्छेद 21 क में व अनुच्छेद 51 क में रख दिया गया है। अनुच्छेद 21 मैंने मौलिक अधिकार के टॉपिक में चर्चा किया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये बात अनुच्छेद 21 क में पहुंच गई है, मौलिक अधिकार में पहुंच गई है। लेकिन दूसरा बिंदु जो पहुंचा है वह मौलिक कर्तव्य में पहुंचा है, जिससे अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक पर आपको हम शेयर करते हैं। तो बातें क्या हो गया, अब अनुच्छेद 45 क्या है कि नहीं है भाई, निकल चुका। अब इसका काम यहाँ और यहाँ स्थापित हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आया, इसके स्थान पर क्या आया, इसके स्थान पर अनुच्छेद, इसके स्थान पर यहाँ पर अनुच्छेद 45 का आ गया है। एक मिनट में आपको थोड़ा सही कर दे, इसी टाइम को बचाने के लिए पहले से ही इस पर फोकस किया जाता है। ये आपको अनुच्छेद 45 का है और अनुच्छेद 45 का कहता है कि इसके द्वारा राज्य अपने 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चिकित्सा व शिक्षा सुविधा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 45 का कहता है इसके अंतर्गत राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चिकित्सा व शिक्षा सुविधा मुहैया कराएगा। ये अनुच्छेद 45 का होता है। अब इसके बाद हम अनुच्छेद 46 की बात करते हैं, 47 की बात करते हैं, अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। लेकिन ये आपको जो हम अनुच्छेद 46 की बात करते हैं, ये अनुच्छेद 46 की बात करते हैं, 46 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक की बात करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करते हैं। अर्थात यह भी 2 पार्टों में रहेगा। पार्ट नंबर 1 अनुच्छेद 45 तक की चर्चा और पार्ट नंबर 2 जो होगा अनुच्छेद 46 से अनुच्छेद 51 तक की चर्चा की जाएगी। आशा विश्वास करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इतनी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, संक्षिप्त में आप तक पहुंचाते हैं। आप भी इसे अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे आपके इस
कार्य से हमारा मनोबल अधिक बढ़े और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो को आपको पहुंचाते रहें। एक और आपको बता देते हैं, हम इसी कार्य को दिव्यांश एकेडमी के चैनल टेलीग्राम पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को टॉपिक वाइज तरीके से भेजते हैं। इस पर हम आपको YouTube पर इसको आपको सारी चीजें यहाँ पर हम YouTube पर डालते हैं, लेक्चर देते हैं और इसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। अधिक से अधिक आप लाभ लीजिए, जिससे आने वाले समस्त एग्जाम आपके लिए सुगमता प्रदान करें। आपसे आशा विश्वास करते हुए यहीं पर आपको आपका लेक्चर रोकते हैं। धन्यवाद।